नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पॉलिटी विषय में उच्च न्यायालय पढ़ रहे थे। हमारा विषय चल रहा था उच्च न्यायालय, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। उच्च न्यायालय में हमने न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों की शपथ के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, वेतन भत्ते। तो वेतन भत्तों के बारे में जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 221 में है। अनुच्छेद 221 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का प्रावधान है। यानी एससी के, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के प्राधिकार, परिलब्धियां, ध्यान रखें आप, परिलब्धियां वेतन भत्ते, पेंशन, वेतन भत्ते, पेंशन, सुविधाएं, विशेषाधिकार, इनके बारे में प्रावधान किया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की परिलब्धियां, वेतन भत्ते, पेंशन, सुविधाएं, विशेषाधिकार आदि का वर्णन करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 221। और इन सभी चीजों का जो निर्धारण है, निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा भाई, संसद द्वारा विधि बनाकर, संसद विधि बनाकर इनके वेतन भत्ते, परिलब्धियां, सुविधाएं, विशेषाधिकारों के बारे में प्रावधान कर सकती हैं। ये जानकारी मिलती है अनुच्छेद 221 में। और इनके जो वेतन भत्ते हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है, यहाँ ध्यान रखें वेतन, तो वेतन में मुख्य न्यायाधीश जो किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, सीजे, चीफ जस्टिस, उसको वेतन वर्तमान में मिलता है 2,50,000, 2.50 लाख यानी 2,50,000। और अन्य न्यायाधीशों को वेतन मिलता है 2,25,000। अन्य न्यायाधीशों को कितना मिलता है? 2,25,000। ये ध्यान में रखना है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की परिलब्धियां, वेतन भत्ते, पेंशन, सुविधाएं, विशेषाधिकार, इन सभी का निर्धारण संसद के द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। वर्तमान समय में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपये है। अन्य न्यायाधीशों को वेतन मिलता है 2.25 लाख। और पद पर रहते हुए वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। कार्यकाल के दौरान या पद पर रहते हुए न्यायाधीशों की वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। हाँ, वृद्धि जरूर की जा सकती है, वृद्धि की जा सकती है। कम नहीं किया जा सकता, वेतन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कम किया जा सकता है केवल वित्तीय आपातकाल की स्थिति में। वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर को छोड़कर। तो यहां ये बात भी ध्यान में रखनी है भाई, न्यायाधीशों के पद पर रहते हुए वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है, केवल वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 को छोड़कर। हाँ, उनके वेतन भत्तों में वृद्धि जरूर की जा सकती है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो वेतन मिलता है
वेतन, न्यायाधीशों को वेतन कहाँ से मिलता है? तो राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, क्योंकि हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं भाई, ये कहाँ कार्य कर रहे हैं? हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट होते हैं राज्यों में। तो राज्यों में काम करेंगे तो वेतन भी कहाँ से प्राप्त करेंगे? राज्यों से ही प्राप्त करेंगे। तो राज्य की संचित निधि से न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन प्राप्त होता है। और कार्यकाल समाप्ति के पश्चात पेंशन, पेंशन कहाँ से मिलेगी? तो कार्यकाल समाप्ति के पश्चात केंद्रीय संचित निधि से, केंद्रीय संचित निधि से, केंद्रीय संचित निधि से इनको क्या मिलेगी भाई? पेंशन मिलेगी कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात। जिस महीने में वो रिटायर हुए हैं उस अंतिम महीने की जो उसकी तनख्वाह है, जो वेतन है, उस वेतन का आधा भाग उन्हें पेंशन के रूप में दिया जाएगा केंद्रीय संचित निधि से कार्यकाल की समाप्ति के बाद में। तो याद रहने वाली बातें हैं। वेतन भत्ते अनुच्छेद 221 के अनुरूप अंतर्गत, अनुच्छेद 221 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को परिलब्धियां, वेतन भत्ते, पेंशन सुविधाएं, विशेषाधिकार जो प्राप्त होते हैं उनका निर्धारण संसद करती है विधि बनाकर। और इनके वेतन भत्तों में पद पर रहते हुए या कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। कटौती की जा सकती है केवल वित्तीय आपातकाल की स्थिति में। हाँ, इनके वेतन भत्तों में वृद्धि जरूर की जा सकती है। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो कितना है? तो ये है भाई 2.50 लाख। अन्य न्यायाधीशों को वेतन मिलता है 2,25,000। वेतन इन्हें कहाँ से मिलता है? तो राज्य की संचित निधि से वेतन मिलता है न्यायाधीशों को। और पेंशन कहाँ से मिलती है? तो पेंशन मिलती है केंद्रीय संचित निधि से। जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो अंतिम माह का वेतन होता है उसका आधा भाग पेंशन के रूप में इन्हें प्राप्त होता है। ये हो गया वेतन भत्ते। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है न्यायाधीशों का कार्यकाल। न्यायाधीशों का कार्यकाल, तो कार्यकाल अनुच्छेद 217 में ही है भाई। न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में बातें अनुच्छेद 217 में है। अनुच्छेद 217(1) में ये बात बताई गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल का निश्चित प्रावधान नहीं है। कितना होगा? 5 वर्ष, 10 वर्ष, ऐसे नहीं है भाई। संविधान में, यहाँ संविधान शब्द और जोड़ दें, संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल का निश्चित प्रावधान नहीं है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मोस्ट बात ये ध्यान रखें आप, सबसे बड़ी बात यही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु, 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। यानी जब तक उनकी आयु 62 वर्ष नहीं हो जाती है तब तक वो पद धारण करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में ये आ जाती है भाई 65 वर्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में आ जाती है कितनी? 62 वर्ष। तो मेरे ख्याल से ध्यान में आ जाएगा। अनुच्छेद 217(1) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में बताए गए हैं। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल का कोई निश्चित प्रावधान नहीं है कि 5 वर्ष होगा या 65 वर्ष आयु होगी, 6 वर्ष या 65 वर्ष पहले। इस प्रकार से बातें आपने पढ़ी हैं कई पदाधिकारियों की। ऐसा यहाँ प्रावधान नहीं है। जब तक वो 65 वर्ष की आयु धारण नहीं कर लेते तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। यानी 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उसके बाद में आगे क्या आता है भाई? अनुच्छेद 217 कोई हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 217 का जो पहला है उसमें क में बताया गया है त्यागपत्र। त्यागपत्र, तो त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को संबोधित
राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देते हैं। कौन? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अनुच्छेद 217 एक क में ये बात कही गई है। और इसके अलावा अनुच्छेद 217 का जो एक ख है, इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शायद आपको ध्यान में आ रहा होगा, अनुच्छेद 124 का चौथा खंड है, उसमें ये बात है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार से पद से हटाया जाएगा। तो वही प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अपनाई जाती है। यानी भारत के चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, उनके लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। सेम एक ही प्रक्रिया है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुच्छेद 124(4) की प्रक्रिया से हटाया जाता है। तो मेरे ख्याल से प्रक्रिया आप लोगों के ध्यान में होगी। मैंने आपको बारीकी से बताया था भाई, अनुच्छेद 124(4) जब सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाया था तब ये बात बताई भी थी कि आपको उच्च न्यायालय में ये प्रक्रिया पुनः नहीं समझाई जाएगी। आप यहीं पर ध्यान रख लें ताकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी आपके ध्यान में रहे। तो मैं एक बार दोहरा देता हूँ, समझाऊंगा नहीं यहाँ पर। अनुच्छेद 124(4), अनुच्छेद 124(5) ये दोनों में बताई थी मैंने। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार से हटाया जाता है, उसी प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, ठीक है। केवल यहाँ पर आर्टिकल का फर्क है, यहाँ अनुच्छेद 124(4) में है, अनुच्छेद 217 एक ख में ये बात बताई गई है। तो किस प्रकार से हटाया जाता है भाई? साबित कदाचार या अक्षमता का दोषी पाए जाने पर हटाया जाएगा, जब ये आरोपी होगा। 124(4) में ये बताया गया है कि हटाने का जो प्रस्ताव है किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के प्रत्येक सदन अपने 2/3 उपस्थित और कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देंगे। तो उसके पश्चात वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास में जाएगा और राष्ट्रपति फिर उसको हटाने का आदेश जारी करेगा। बीच में किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाता है और इसके लिए जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन का जो संबंधित पीठासीन अधिकारी है वो एक 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन करेगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश हो सकता है एक व्यक्ति, दूसरा सदस्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हो सकता है, और तीसरा विधि में पारंगत विधिवेता हो सकता है। ये समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी पीठासीन अधिकारी को जिसने गठित की थी समिति, और उसकी कोई समय सीमा नहीं है। यहाँ भी मैंने बताया था कितने समय में वो रिपोर्ट सौंपेगी, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो उसको बचाव का मौका भी दिया जाता है, अपनी तरफ से बचाव का अवसर उसे मिलता है। बचाव के लिए अगर वो प्रयास करता है तो ठीक है, उसके नहीं तो उसके ऊपर वो प्रस्ताव हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा और दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव हो जाएगा पास, तो जाएगा प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति फिर अपने मुद्रा सहित अधिपत्र आदेश सिग्नेचर से संबंधित जो न्यायाधीश है उसको हटाने का आदेश जारी करता है। तो ये बातें मैंने आपको अनुच्छेद 124(4), अनुच्छेद 124(5) में यानी संसद विधि बना सकती है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के लिए, ये बात बताई थी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी अनुच्छेद 217 एक है क्या कहना चाहता है, ठीक है। उसके बाद में
जो बात अनुच्छेद 124(4) में है उसी को यहाँ पर दोहराया गया है। अनुच्छेद 218 में क्या कहा गया है? संसद के संकल्प पर राष्ट्रपति संसद के संकल्प पर राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। संसद अगर संकल्प पारित कर देती है, वही बात है अनुच्छेद 124(4) की, उसको 218 में दोहरा दिया गया है कि संसद के संकल्प पर संसद अगर कोई संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से क्या कर सकता है भाई? हटा सकता है। अनुच्छेद 124(4) में जो सर्वोच्च न्यायालय के लिए बात कही गई है उसके अनुरूप अनुच्छेद 218 में भी उसी को दोहराया गया है। उसके बाद में इनके आयु संबंधी अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है आयु संबंधी, तो इसमें अनुच्छेद 217(3) में बात कही गई है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आयु संबंधी विवाद का निर्धारण राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आयु संबंधी विवाद का निर्धारण राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा। यानी कहने का मतलब आयु संबंधी विवाद का निर्धारण कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करेगा। और इसके लिए सलाह किसकी लेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेगा। ठीक है, किसकी सलाह लेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेगा। और यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रपति का निर्णय क्या होगा भाई? अंतिम होगा। तो यहाँ ये ध्यान देने की बात है, अनुच्छेद 217(3) में ये बात बताई गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आयु संबंधी अगर किसी भी प्रकार के कोई विवाद होते हैं तो उन विवादों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह यानी परामर्श करेगा और राष्ट्रपति के द्वारा किया गया निर्णय क्या माना जाएगा? अंतिम माना जाएगा। तो अनुच्छेद 217 में ये बातें ध्यान में रखनी है भाई। तो ये थी न्यायाधीशों के कार्यकाल संबंधी बातें, अनुच्छेद 217 के अंतर्गत ये बातें हमने जानी है। उसके बाद में न्यायाधीशों का स्थानांतरण ये दो अनुच्छेदों में आता है भाई। एक तो आएगा अनुच्छेद 222 में, अनुच्छेद 222 में न्यायाधीशों का स्थानांतरण उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ही होगा भाई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तो स्थानांतरण यानी ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है और उसमें जो न्यायाधीश एक बार चला जाता है उसका किसी दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि वो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय है। तो न्यायाधीशों का स्थानांतरण अनुच्छेद 222 में है। इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 217(1) में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से
उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करेगा। न्यायाधीशों का स्थानांतरण करेगा। अनुच्छेद 217 में ये बात कही गई है, वहां मैंने आपको बताई नहीं कार्यकाल के दौरान, ताकि यहाँ पर समझ में आ जाए, इसलिए दोनों को एक जगह रखा है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण आपको दो अनुच्छेदों में मिलेगा, अनुच्छेद 217 में और अनुच्छेद 222 में प्रक्रिया है भाई। तो अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का क्या करेगा, स्थानांतरण करेगा। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 222 में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, यही लाइन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करेगा। और उसके बाद में इसमें जोड़ा गया है क्या, स्थानांतरण अवधि में उसे संसद द्वारा निर्धारित संसद द्वारा निर्धारित प्रतीकात्मक भत्ते प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये बात जोड़ी गई यहाँ से, ये जो आपको दिख रही है ये जोड़ी गई थी 15वां संविधान संशोधन 1963, 15वां संविधान संशोधन 1963 द्वारा अनुच्छेद 222 में ये बातें और जोड़ी गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर बताया गया है अनुच्छेद 222 और अनुच्छेद 217 में कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करेगा, उनका तबादला करेगा, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में उनको स्थानांतरित कर सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 222 क्या कहता है, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करेगा और जिसमें स्थानांतरण अवधि में उसे संसद द्वारा निर्धारित प्रतीकात्मक भत्ते प्राप्त करने का क्या होगा भाई, अधिकार होगा। अब मान लीजिए इसका मतलब क्या है, राजस्थान उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण कर दिया है, कहाँ पर भाई, तमिलनाडु, चेन्नई उच्च न्यायालय में। कहाँ पर कर दिया, चेन्नई उच्च न्यायालय में कर दिया। और आपको पता है आज आदेश निकल गया कि आपको फला तारीख को वहाँ पर नियुक्ति यानी आपको अपॉइंट करना होगा, आपको ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर पद संभालना होगा। अब आपको पता है चेन्नई काफ़ी दूर है भाई, आज यहाँ से जाएगा लगभग 2-4-5 दिन लग ही जाएंगे। मान लीजिए अगले दिन का आदेश हो, नहीं पहुँच पाए, 3-4 दिन हो, तो बीच की जो अवधि होती है उस अवधि में उसे संसद जो निर्धारित करेगी, उस संसद के द्वारा निर्धारित क्या प्राप्त होंगे भाई, भत्ते प्राप्त होंगे। समझ रहे हैं बातों को, क्योंकि यहाँ पर इनको ज़्यादा समय लगता है स्थानांतरण में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो संसद के द्वारा निर्धारित भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी होगा न्यायाधीश, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर जाता है। तो स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है भाई, स्थानांतरण मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। अनुच्छेद 222 के अंतर्गत स्थानांतरण, न्यायाधीशों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है,
न्यायाधीशों का स्थानांतरण। तो स्थानांतरण कौन करता है? राष्ट्रपति। अब देखिए राष्ट्रपति किस प्रकार से स्थानांतरण करता है, तो इसके लिए वो परामर्श करेगा। क्या करेगा भाई? परामर्श करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? परामर्श करेगा। परामर्श में किससे करेगा भाई? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश के साथ में एक कॉलेजियम जुड़ा होता है, 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक मंडल होता है, तो एक कॉलेजियम होता है एक प्रकार से। तो न्यायाधीशों का स्थानांतरण जब करेगा राष्ट्रपति, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से क्या करेगा? परामर्श करेगा, पहली बात। और किससे परामर्श करेगा? यहां परामर्श और करता है भाई, तो परामर्श 2 लोगों से करेगा। किस किस से करेगा? जिस उच्च न्यायालय, जिस हाईकोर्ट से स्थानांतरण किया जा रहा है उसके मुख्य न्यायाधीश से, और जिस हाई कोर्ट में स्थानांतरण जिस हाई कोर्ट में स्थानांतरण किया जा रहा है उसके सीजे यानी मुख्य न्यायाधीश से, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश से। तो ये होती है परामर्श की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के द्वारा किसी न्यायाधीश का अगर स्थानांतरण किया जाना है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के मंडल से परामर्श करता है, और साथ ही जिस हाई कोर्ट से स्थानांतरित किया जा रहा है उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, और जहां स्थानांतरित किया जाना है वहां के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति क्या करेंगे भाई? परामर्श करेंगे, और उसके पश्चात अंतिम निर्णय होगा किसका? राष्ट्रपति का। इस प्रकार से राष्ट्रपति फिर क्या करेंगे? स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करेंगे। ठीक है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय के 2 निर्णय हैं। एससी का निर्णय 1977 में आया, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण अपवाद स्वरूप ही लोकहित में किया जाना चाहिए। लोकहित में किया जाना चाहिए। अपवाद स्वरूप यानी अपवाद को छोड़कर लोकहित को ध्यान में रखते हुए ही न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ और कल कहीं और। ठीक है, जनता के हित को ध्यान में रखा जाए, उसके पश्चात ही अपवादों को छोड़कर ही न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था 1977 में, और उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय का एक और निर्णय है 1994 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। इसमें क्या कहा गया है? न्यायाधीशों के स्थानांतरण को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय में क्या किया जा सकता है भाई? चुनौती दी जा सकती है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण उसको भी न्यायालय में क्या किया जा सकता है?
चुनौती दी जा सकती है, अर्थात इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्या की जा सकती है भाई? न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया 1994 में। ठीक है, तो ये दोनों बातें भी ध्यान में रख लेंगे। ये दर्शाता है कि किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीशों को उनके काम के प्रति एक प्रकार से समर्पण रखने के लिए बार बार इनका ट्रांसफर नहीं किया जा सके। इसके लिए ये निर्णय जरूरी थे भाई कि कभी किसी न्यायाधीश को 1 महीने के पश्चात ही किसी दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया तो इस चीज़ से बचा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद में ये इन चीज़ों में थोड़ी कमी देखने को मिली है, बार बार न्यायाधीशों का स्थानांतरण अब नहीं हो सकता। अब देखिए कुछ बातें देख लेते हैं भाई। सेवा शर्तें, अनुच्छेद, ये तो कोई विशेष बात नहीं है, अनुच्छेद 220 में न्यायाधीशों की सेवा शर्तें, न्यायाधीशों की सेवा शर्तें हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, ध्यान रखें बस। 220 में न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के बारे में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 223 या इस प्रकार से पढ़ें आप, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 223 में। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का क्या मतलब है भाई? उच्च न्यायालय का किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने, अनुपस्थित या कार्य करने में अक्षम, कार्य करने की अक्षमता की स्थिति में, कि किसी कारणवश कार्य नहीं कर सकता, उसकी स्थिति में, कार्य करने की अक्षमता में की स्थिति में किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने, अनुपस्थित या कार्य करने की अक्षमता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा उसी हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को, यहाँ ज़्यादातर वरिष्ठ को ध्यान में रखा जाता है भी, किसी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। बस 2 ही बातें हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। मैंने पूरी लैंग्वेज लिख दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। किसी भी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश का पद अगर खाली है, किसी कारणवश रिक्त है, अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, कार्य करने में अक्षम है, कार्य नहीं कर सकता, तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? उसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या कर सकता है भाई? नियुक्त कर सकता है। और जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा उसकी शपथ के बारे में कोई विशेष बातें नहीं है। वेतन उसको न्यायाधीश के रूप में ही मिलेगा भाई, यहाँ ध्यान रखेंगे, वेतन किसके रूप में? न्यायाधीश के रूप में ही मिलेगा। ठीक है, न्यायाधीश के रूप में वेतन उसे न्यायाधीश के रूप में मिलेगा, लेकिन भत्ते
सुविधाएं, शक्तियां और विशेषाधिकार, गाड़ी, आवास वगैरह, ठीक है, उसके द्वारा किए गए कार्य, भत्ते, सुविधाएं, शक्तियां, विशेषाधिकार नियमित मुख्य न्यायाधीश की तरह, मुख्य न्यायाधीश की तरह प्राप्त होंगे। तो यह हो गया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। किसी राज्य के उच्च न्यायालय में अगर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसी उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। ऐसे न्यायाधीश की शपथ के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। उसको वेतन एक न्यायाधीश के रूप में मिलेगा, लेकिन वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार उसको नियमित जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसकी तरफ प्राप्त होंगे। यानी जब तक वो उस पद पर कार्य करेगा उसको मुख्य न्यायाधीश की तरह ही माना जाएगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हो गया। अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त, अपर या अतिरिक्त एक ही बात है, अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश जब उच्च न्यायालय में कार्यभार ज्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 224 में, अनुच्छेद 224 अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश। इसमें क्या कहा गया है भाई? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले, न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, अस्थायी ध्यान रखेंगे, स्थायी नहीं है, 2 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त करेगा। तो अनुच्छेद 224 में बात बताई गई है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले कोई भी व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से काम करेगा, लेकिन वो वेतन प्राप्त करने का अधिकारी होगा। 2 वर्ष तक कार्य करेगा, लेकिन वो 62 वर्ष की आयु तक ही कार्य करेगा। ये भी ध्यान रखना है। कितने वर्ष की आयु? 62 वर्ष। ऐसे नहीं कि वो 62 वर्ष से ज्यादा हो गया फिर भी कार्य कर रहा है, नहीं, 62 वर्ष से अधिक की उम्र में नहीं कर सकता। 62 वर्ष तक ही कार्य करेगा, काम करेगा केवल 2 वर्ष अस्थायी, लेकिन वेतन उसको मिलेगा भाई। तो उसको उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कौन भाई? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्यों करेगा? कार्यभार ज्यादा होने पर, और कोई भी मान लीजिए न्यायाधीश है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बन गया है तो उसका पद रिक्त हो गया, तो उसके स्थान पर भी अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। और जब वो पुनः कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर आ जाएगा तो ये अपने पद से क्या हो जाएंगे भाई? हट जाएंगे, क्योंकि कार्यभार ज्यादा होने पर ही राष्ट्रपति के द्वारा अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 224 के अंतर्गत अस्थायी होते हैं, कार्यकाल इनका 2 वर्ष ही होता है भाई, और वेतन प्राप्त करने के भागीदार होते हैं, इनको वेतन मिलता है। ठीक है। उसके बाद में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इनके बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 224A में। ये जोड़ा गया बाद में भाई 15वां संविधान संशोधन
15वां संविधान संशोधन 1963, 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 224A कब जोड़ा गया? 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत का उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त, यानी जो रिटायर हो चुके हैं उच्च न्यायालय से, उन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में, अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करेगा। अस्थायी न्यायाधीश के रूप में क्या करेगा भाई? नियुक्ति करेगा। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 224A के अंतर्गत आते हैं। 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा यह प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में क्या करेगा भाई? नियुक्ति करेगा। और इनको जो निर्धारित वेतन भत्ते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते मिलेंगे। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते प्राप्त होंगे। जरूरी नहीं कि अन्य न्यायाधीशों के समकक्ष से उसको वेतन मिले, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस प्रकार से वेतन भत्ते देंगे। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वेतन भत्ते राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित जो किए जाते हैं उसी के अनुरूप मिलते हैं। तो ये हो गया अनुच्छेद 224A सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है, जब इनका सेवाकाल समाप्त हो जाता है तो अस्थायी न्यायाधीश के रूप में ये उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे हम। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, कार्य शक्तियां एक ही बात है, कार्य शक्तियां। तो उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अगर हम पढ़ें तो इसको हम भाई कई भागों में विभाजित कर लेते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या? तो सबसे पहले मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसी के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा भी आ जाएगी भाई। मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही उच्च न्यायालय क्या करता है? न्यायिक समीक्षा करता है। रेट अधिकारिता, रेट अधिकारिता इसका अगला क्षेत्राधिकार है। इसको न्यायाधीश क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। उसके बाद में तीसरा आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार के बाद में आ जाएगा अभिलेख क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय का अभिलेखीय, अभिलेखीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 215 में है ये बात। और एक आ जाता है फिर वही उच्च न्यायालय का नियंत्रण, नियंत्रण पर्यवेक्षण या कह सकते हैं अधीक्षण का क्षेत्राधिकार,
या शक्तियां। तो नियंत्रण, पर्यवेक्षण, अधीक्षण का क्षेत्राधिकार आता है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ये प्रमुख रूप से उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट की कार्य या शक्तियां आती हैं, जिसके अनुरूप हम बातें करने वाले हैं। मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, रीट अधिकारिता, जिसको न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के नाम से भी जाना जाता है। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार कहते हैं या रीट अधिकारिता, एक ही बात है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अभिलेखीय क्षेत्राधिकार, नियंत्रण, पर्यवेक्षण, अधीक्षण जो संबंधी कार्य शक्तियां या क्षेत्राधिकार हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसमें क्या आता है? तो मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पहला कार्य है भाई, इसमें संबंधित राज्य के सरकारी निकाय, कोई भी संगठन, कोई भी प्राधिकरण, संबंधित राज्य के सरकारी निकाय, संगठन, प्राधिकरण के विरुद्ध जो वाद होते हैं सीधे कहाँ सुने जाते हैं भाई? हाई कोर्ट में। तो कहने का मतलब ऐसे जो मामले होते हैं वो सीधे हाई कोर्ट में ही इनकी सुनवाई की जाती है। किसी भी राज्य के सरकारी निकाय से जुड़ी हुई कोई चीजें, किसी संगठन या किसी प्राधिकरण के विरुद्ध अगर कोई वाद है तो सीधा हाई कोर्ट में सुना जाएगा। और हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा उस निर्णय की अपील फिर कहाँ की जा सकती है भाई? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं समझाऊं सीधा आपको, राजस्थान में PCSL, राजस्थान लोक सेवा आयोग, उस सबसे बड़ी परीक्षा का आयोजन करवाता है RS, और हाल ही में उसका आदेश भी आया है भाई। RS जो मुख्य भर्ती परीक्षा है 2018, उसका परिणाम रिवाइज यानी पुनः आएगा, क्योंकि दो गुना अभ्यर्थियों का जो मामला था उसको लेकर RPSC ने 1.5 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कर दिया था, इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किया। जबकि अब उच्च न्यायालय का निर्णय आया है कि कितने अभ्यर्थियों को भाई? 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के वाद सीधे कौन सुनता है? हाई कोर्ट सुनता है, और उनके निर्णय की अपील फिर कहाँ की जाती है? सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। इसके अलावा और क्या मामले आते हैं भाई? और बात करें तो इसमें किसी निगम का कोई विवाद भी यहाँ पर सुना जाएगा। ठीक है, कोई भी न्यायिक अवमानना का वाद सुना जाएगा। ठीक है, कोई भी संसद या विधानमंडल जो चुनाव है, चुनाव का वाद भी कहाँ सुना जाएगा? सीधे उच्च न्यायालय में सुना जाएगा। मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आता है। और क्या बात करें भाई? तो और इसमें आप ध्यान रखें, कोई विवाह है, राज्य के दायरे के अंतर्गत विवाह है, तलाक, संपत्ति, वसीयत से जुड़ा हुआ कोई वाद है, ये सीधे कहाँ सुने जाएंगे? उच्च न्यायालय में सुने जाते हैं। तो किसी निगम का विवाद, न्यायिक अवमानना का वाद, संसद विधानमंडल चुनाव से जुड़े हुए कोई भी वाद, विवाह, तलाक, संपत्ति, वसीयत से जुड़े हुए वाद, ये सारे के सारे उच्च न्यायालय में ही सुने जाते हैं मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अब देखिए, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यहाँ पर उच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा भी करता है। क्या करता है भाई? न्यायिक समीक्षा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा के बारे में आपको
जानकारी अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 226 में इसका क्या है भाई, उल्लेख है। ठीक है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 और 226 पढ़ते हैं तो न्यायिक समीक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही उच्च न्यायालय क्या कर सकता है भाई, न्यायिक समीक्षा कर सकता है, यह अधिकार है। और इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडल के कोई भी विधि, कानून, अध्यादेश, अधिसूचना, कोई भी नियम, उपनियम, विनियम, कार्यकारी आदेश आदि की संवैधानिकता की जांच कौन कर सकता है भाई, हाई कोर्ट कर सकता है, उच्च न्यायालय कर सकता है। तो मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे आप। संसद या विधानमंडल की कोई भी विधि मान लीजिए, कोई भी कानून मान लीजिए, कोई भी अध्यादेश या अधिसूचना, कोई भी नियम, उपनियम या विनियम या कोई भी कार्यकारी आदेश आदि अगर संवैधानिक के दायरे के अनुरूप हैं, संवैधानिक हैं या नहीं हैं, तो इस बात का परीक्षण कर सकता है कौन, उच्च न्यायालय। और ये सभी, ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये सभी अगर संविधान का अतिक्रमण करते हैं, संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर हाई कोर्ट इन्हें शून्य अवैध या असंवैधानिक घोषित कर सकता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अगर ये सभी संविधान का अतिक्रमण करते हैं, तो संविधान का अतिक्रमण करने पर जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, इन सभी जो भी विधि, कानून, अध्यादेश, अधिसूचना, नियम, उपनियम, विनियम, कार्यकारी आदेश सभी को क्या कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। और संवैधानिक दायरों के अनुरूप नहीं होने के कारण इनको असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे जो जरूरी बात निकलकर सामने आती है वो ये आती है कि न्यायिक समीक्षा उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। मूल या क्या है भाई, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय का, जबकि सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ये फर्क है दोनों में, दोनों ध्यान रखेंगे। अपीलीय क्षेत्राधिकार, हाई कोर्ट का न्यायिक समीक्षा क्या है भाई, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और जबकि सुप्रीम कोर्ट का क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है। तो मेरे ख्याल से आप पहली बात समझ चुके होंगे। एक बार मैं पुनः रिपीट करवा देता हूँ। मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, संबंधित राज्य के सरकारी निकाय, संगठन, प्राधिकरण के विरुद्ध अगर किसी भी प्रकार का कोई वाद होता है तो वो सीधा कहाँ सुना जाता है भाई, सर्वोच्च हाई कोर्ट में, यानी उच्च न्यायालय में सुना जाता है। उच्च न्यायालय जो भी निर्णय देते हैं उन निर्णयों की अपील फिर कहाँ की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय के कौन कौन से वाद आते हैं भाई, किसी निगम से जुड़ा हुआ कोई भी वाद आ जाता है, न्यायिक अवमानना का कोई वाद आ जाएगा, संसद विधानमंडल
से जुड़ा हुआ कोई चुनाव का वाद है, विवाह, तलाक, संपत्ति, वसीयत से जुड़ा हुआ कोई वाद है, इन सभी की सुनवाई सीधे कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। न्यायिक समीक्षा भी करता है अपने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की शक्ति के अंतर्गत उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 13 और 226 में इसका प्रत्यक्ष रूप से आपको उल्लेख मिल जाएगा। संसद, विधानमंडल के कोई भी विधि, कानून, अध्यादेश, अधिसूचना, नियम, उपनियम, विनियम, कार्यकारी आदेश आदि की संवैधानिकता की जांच कर सकता है उच्च न्यायालय। और ये सभी अगर संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो हाईकोर्ट इन्हें अवैध, शून्य या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, न्यायिक समीक्षा उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। तो क्षेत्राधिकार से जुड़ी हुई पहली बात हमने कर ली है। कल हम इसको पूर्ण करेंगे।